अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट। इसके इंशाल्लाह आज इस वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। टोटल 8 न्यूमेरिकल है। हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अपनी मर्जी से जो न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं वो आप देख लें। आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ मैथ के भी लेक्चर मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं। आप उनको भी देखें, इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आएंगे और अच्छे लगेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1.1 इसमें वो कहता है एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। कि एस्ट्रोनॉम बेसिकली वो होते हैं जो खुदा का जायजा लेते हैं और बाहर गैलेक्सीज और सितारों सियारों की स्टडी करते हैं, वो चीज़ है। अब वो जब स्टडी करते हैं कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का कितना डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो मीटर के अंदर या किलोमीटर के अंदर नहीं मेजर करते, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर हम किलोमीटर मीटर ये वाला यूनिट यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हमें लिखना पड़ेंगी। तो फिर हम ये वाला यूनिट यूज़ नहीं करते डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हम कौन सा यूज़ करते हैं? लाइट ईयर वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लाइट ईयर का क्या मतलब है? लाइट ईयर का ये मतलब है कि मान लें कि यहाँ से लाइट निकल रही है और ट्रैवल कर रही है 1 साल तक। 1 साल तक लाइट चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो 1 साल तक लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करती है उसे हम कहते हैं ये कितना डिस्टेंस है? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। तो लाइट ईयर भी बेसिकली किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। ये एज एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो इसको इस बात को याद रखना। यही बात उसने आगे लिखी हुई है कि 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। वन लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि रोशनी 1 साल के अंदर कवर करती है। अच्छा, आगे वो कहता है इफ स्पीड ऑफ लाइट इज, अगर इतनी इतनी लाइट की स्पीड हो तो व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर। तो आप बताएं कि 1 लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है वो मीटर के अंदर कितना होगा। हमें बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है लेकिन मीटर के अंदर करना है। ओके, तो करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मुझे दी हुई हैं वो उसकी स्पीड दी हुई है, तो हम स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड है हमारे पास 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो कितनी देर तक ट्रैवल करेगी? 1 साल तक करेगी। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मेरे पास टाइम हो गया ना कि 1 साल तक लाइट ने ट्रैवल करना है, तो टाइम आ गया 1 साल का। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि 1 साल में लाइट का डिस्टेंस कितना होगा मीटर के अंदर। ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, एक बार बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम है ना सेकंड के अंदर होना चाहिए, और मुझे जो टाइम दिया हुआ है वो 1 साल का दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 1 साल वाले टाइम को पहले सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं इस फॉर्मूले में यूज़ करूँगा। तो पहले अपने इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने हेडिंग दे दी टाइम इन सेकंड, के सेकंड के अंदर टाइम कितना होगा वो कर लेते हैं कैलकुलेट। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है वो 1 साल है। 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365, 365 दिन होते हैं। उसके बाद एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये सेकंड में आ चुका है क्योंकि आप सेकंड तक चले गए हैं। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टाइम सेकंड में आ जाएगा। तो टाइम आता है हमारे पास 3153600। इतने सेकंड होते हैं 1 साल के अंदर। तो अब टाइम भी अवेलेबल है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस इज इक्वल टू वी टी। वी उसने दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸। अच्छा, जो लाइट की स्पीड होती है ना उसको समटाइम हम सी से भी लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सी भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, वी भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। वैसे लाइट के लिए ज़्यादातर हम सी यूज़ करते हैं, लेकिन आप वी भी कर सकते हैं। आगे टाइम है, टाइम की ये वैल्यू थी, तो 3153600। लें जी, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15। आप इतना भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा राउंड अप कर लें तो ये बिल्कुल बुक जैसा हो जाएगा 9.5। आप जानते हैं ये 6 5 से बड़ा है, तो आगे वाली में एक ऐड करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये आ गया 5 × 10⁻15 मीटर।
इतने मीटर होते हैं एक साल के अंदर। तो देखिए गैलेक्सीज तो कई साल दूर होती है ना, लाइट ईयर्स, कई कई लाइट ईयर दूर होती है। तो जब काफ़ी ज़्यादा लाइट ईयर दूर होगी तो हमें डिस्टेंस अगर मीटर में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बताने पड़ेगी। देखिए 10⁻15 काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है। तो इसलिए हम जब गैलेक्सीज में बात करते हैं डिस्टेंस की तो हम लाइट ईयर की बात करते हैं कि एक लाइट ईयर दूर है, बजाय इसके कि हम ये बताएं कि वो कितने मीटर दूर है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट मेरिकल हो गया। मूव करते हैं सेकंड मेरिकल की तरफ। जी सेकंड मेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फ्लोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आपने इन दोनों का आंसर निकालना, लेकिन निकालना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहली चीज जो आपने सोल्व करनी है वो कहता है हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होंगे। हालांकि ये वो काम है जो आप पहले वाले न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं, एक साल में जितने सेकंड है हमने निकाले थे फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी। अच्छा दूसरे में वो कहता है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, के एक सेकंड के अंदर कितने साल मौजूद होंगे। तो करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अपने इस वाले पॉइंट को लिख लेते हैं, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, के एक साल में कितने सेकंड होते हैं उसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पीछे आते जाएंगे। पहले साल है, फिर दिनों पे जाएंगे, दिनों के बाद घंटों पे जाएंगे, घंटों के बाद मिनट, और मिनट के बाद सेकंड तक चले जाएंगे। तो हमारा जो टाइम है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि डेज इन 1 ईयर, के एक साल में कितने दिन होते हैं, वो 365 डेज होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, अब वो लिखूंगा आवर्स इन 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। और अब घंटे तक पहुंच के घंटे के बाद अब बात करेंगे मिनट की, कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। उसी बात को लिख दिया मिनट इन 1 आवर, कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो 60 होते हैं। अब मिनट तक आ गए, मिनट के बाद सेकंड तक जाना है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं। तो सेकंड इन 1 मिनट वो भी 60 है हमारे पास। तो हम सेकंड तक आगे उसका। अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका टाइम सेकंड में आ जाएगा। तो अब इसी बात को हमने लिख लिया, सेकंड इन 1 ईयर, एक साल के जो सेकंड होंगे वो किसके बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाई एक साल में 365 डेज, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो आंसर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आपने उसके लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो आप देखेंगे इसका पॉइंट कहाँ पर है। इसका पॉइंट बीच में कहीं नहीं है तो लास्ट पर होगा। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है कि पॉइंट को लास्ट वाली वैल्यू से उठाकर, जहां पर भी वो मौजूद है वहां से उठाकर फर्स्ट वैल्यू के पीछे लिखना होता है। फर्स्ट वैल्यू 3 है तो 3 के पीछे आ जाएगा पॉइंट। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर बनेगा, 3 पॉइंट आ गया 3 के पीछे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। ये 1 भी इधर रहेगा, 5 भी इधर ही रहेगा, 3 भी और 6 भी। हाँ ये आखिरी वाले जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं फिर जीरो नहीं लिखते हैं लास्ट वाले, और अगर शुरू में हो तो वो भी नहीं लिखते। फिर आप लगाते हैं मल्टीप्लाई 10 लिखते हैं। जितनी पॉइंट्स ने वैल्यू छोड़ी होती है उतनी 10 की पावर आ जाती है। तो कितनी वैल्यू छोड़ी है, ये 3, 4, 5, 6 और 7, 7 वैल्यू छोड़ी है। तो लिहाजा हम क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 वैल्यू छोड़ी, 10 की पावर 7 आ गया। अब ये किस में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू के पीछे पॉइंट हो। नहीं जी, आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो तो सोल्व हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें वो कहता है हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। अब आपने ये बताने हैं कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर निकाल दिया हुआ तो दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 ईयर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकंड, इतने सेकंड के बराबर होता है। अब देखें ये सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने एक सेकंड की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे जब ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इधर क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 10⁻7। जब ये सारी वैल्यू उधर चलेगी तो यहाँ पे बचेगा 1। देखिए इस तरीके से हमें पता चल जाएगा एक सेकंड में कितने साल है। यहाँ पे क्या था, ईयर था। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर ले, 1 को ये सारी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ईयर्स। इतने साल होते हैं एक सेकंड के अंदर।
ये आपका फॉर्मूला आएगा। अच्छा, इसमें ये भी याद रखिएगा, कैलकुलेटर पे जब आप लिखे ना इस वाली वैल्यू को, तो इस तरीके से लिखिएगा 1, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट के अंदर नीचे वाली सारी वैल्यू लिखनी है और फिर आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ले जी, इस तरीके से आपने इस वाले को भी सोल्व कर लिया और इसका भी आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे। कहीं पर भी इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ तक सेकंड न्यूमेरिकल था, मूव करते हैं अब इसके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। 1.3 इसमें लिखा हुआ है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, जैसे कि ये है, आपने इसकी लेंथ मेजर की है, यहाँ से ये इसकी लेंथ होगी, और आपने इसकी विड्थ मेजर की है, ये इसकी क्या होगी, विड्थ होगी, और दोनों की वैल्यू उसने दे दी है। जैसे उसने पहले लिखा था ना लेंथ, तो पहली वैल्यू भी फिर किसकी होगी, लेंथ की होगी, 18.3 सेंटीमीटर। तो 18.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ है 14.60 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ आ गई। तो लेंथ और विड्थ उसने दे दी हुई है। आगे वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। आपने इस प्लेट का एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब ये अंदर वाला सारा इलाका आपने इसका फाइंड आउट करना है, कितनी जगह इसने घेरी हुई है। आगे वो ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि आपने अपना जो आंसर है वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, मतलब उसको भी ठीक भी करना और उसमें जो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ठीक सिग्निफिकेंट फिगर था वहां तक लेके जाना है, एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखना। तो पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं जो जो हमें प्रोवाइड है। तो हमें लेंथ दी हुई थी वो भी हमने लिख ली, हमें विड्थ दी हुई थी वो भी हमने लिख ली। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो वो भी हमने लिख लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इसका एरिया करेंगे फाइंड। देखें, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का। आप उसकी लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उसका एरिया आ जाता है। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसी को मैंने लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास है 18.3, तो 18.3 मल्टीप्लाई विड्थ की बात की जाए तो वो है 14.60, 14.60। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 267.18। ठीक है, साथ में यूनिट भी लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में विड्थ दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ऊपर। अब इसके अंदर ये जितने भी आपके पास फिगर हैं ये सारे सिग्निफिकेंट है, लेकिन हमने इनको क्या करना है, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। जितने करेक्ट होंगे वहां तक लेके जाना है। अब कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आपने एक रूल पढ़ा हुआ है अपनी बुक में ही कि कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और कोशेंट नॉट मोर देन द कंटेन्स इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। मतलब उसका ये कहने का है कि जब आप अपनी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, दोनों में सेम वही बात है। आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आपने ये देखना है कि दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। देखिए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, 1 2 3 और 4, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। तो आपने ये देखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाली वैल्यू में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, आपने अपने फाइनल आंसर को भी उतना ही लिखना है जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम वाली वैल्यू के थे। जैसे कि इसके 3 थे ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम अपना आंसर भी कहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, आगे वाले हम कर देंगे इग्नोर। ठीक है, ये रूल है और इसी बात को हमने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लें कि कई बार नंबर कि वो नंबर आप रखें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वोशंट नॉट मोर देन दैट कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। कि आपने अपने इस नंबर में उतने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जो कि आपके मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू में कम से कम जितने सिग्निफिकेंट फिगर थे उतने ही आपके उसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसी बात को हमने लिख दिया कि 18.3 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, के इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और दूसरी वैल्यू जो थी हमारे पास 14.60, उसके अंदर कितने थे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है
तो लिहाजा हम अपने आंसर को भी इतना ही लिखेंगे जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर है। ठीक है, इसी बात को हमने लिख दिया कि राउंडिंग टू 67.18 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो राउंड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो फिर क्या रह जाएगा, 267, सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना था ना, तो इतना इतना करेंगे 3 डिजिट्स तक बस। ले जी, यहाँ तक हमने इसका एरिया कर लिया फाइंड आउट। ऊपर स्क्वायर भी आएगा, एरिया का यूनिट है यहाँ पे, लिहाजा यही हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका जो न्यूमेरिकल है वो 3 वाला कंप्लीट होता है। मूव करते हैं इसके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल आपके सामने, इसमें वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, कि आपने इन सब का सम करना है। सम मतलब सिंपल जमा करना, और जमा करने के बाद जितना ज्यादा आप अपनी रीडिंग को प्रीसाइज कर सकते हैं आपने वो करना है। तो पहले तो इसको सम कर लेते हैं और देन फिर आपको बताएंगे कि इसको मजीद कैसे प्रीसाइज किया जा सकता है, मजीद एक्यूरेट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले सम करना है, तो मैंने अपनी सारी रीडिंग्स को जमा कर दिया, और जब जमा करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब बारी है इसको प्रीसाइज करने की। अब प्रीसाइज का एक रूल है, आपको बता दें, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी आपने किया था, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब हो रही है ऐड। कि आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम डेसिमल किस वैल्यू के अंदर है। जैसे कि इसके पॉइंट के बाद देख सकते हैं कि 3 डेसिमल है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं। यहाँ पर आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद भी 3 वैल्यूज थी, यहाँ पर 1 वैल्यू थी और यहाँ पर 2 वैल्यूज थी। तो सबसे कम जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो मतलब हम अपने आंसर को भी पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक लिखेंगे तो वो ज्यादा प्रीसाइज होगा। बाकी वैल्यूज में हमें डाउट हो सकता है, वो कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन यहाँ तक हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो लिहाजा हम अपने आंसर को क्या करेंगे, 20.4 तक लिखेंगे और आगे वाली वैल्यूज को छोड़ देंगे। लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं ऐसे लिख देना, आपको पहले बाकायदा रीजन देनी पड़ेगी इस तरीके से। तो आप पहले रीजन देंगे, जैसे मैंने लिख दी द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर, के आंसर के बाद आपने डेसिमल नंबर्स को, वो वाले नंबर्स रिटेन करना यानी अपने पास रखने, शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कि आपने अपने आंसर के डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो वाले नंबर्स अपने पास रखने हैं जो कि आपके पास जमा होने वाली वैल्यूज में सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू रखती थी। जैसे कि पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू इसकी थी ना, एक वैल्यू थी इसके बाद। तो लिहाजा हम अपने आंसर में भी पॉइंट के बाद क्या रखेंगे, सिर्फ एक वैल्यू रखेंगे और बाकी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। चले जी, इसी बात को हमने लिख दिया। तो हम यहाँ पे फिर बता देते हैं कि एज, जैसा कि हमारे इन वैल्यूज के अंदर 13.9 हैज 1 डेसिमल प्लेस, इसके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू जो कि सबसे छोटी वैल्यू है, तो लिहाजा हम अपने आंसर को भी सिर्फ एक वैल्यू तक ही राउंड करेंगे। तो उसी बात को मैंने लिख दिया, सो फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हम अपने आंसर को एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करेंगे बस, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो लिहाजा मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20.4। नहीं जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। सिंपल है, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट आना चाहिए जो कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़े होंगे ये चीज़ें। अब यहाँ पर वो आपकी रिवाइज हो गई। यहाँ पर एक और चीज़ कि आपने यूनिट लाजमी लिखनी, जैसे कि ये मैसेज है ना केजी में दिया हुआ है उसने, तो यहाँ पर क्या आएगा, केजी भी आएगा और नीचे आपका जो आंसर है उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर केजी ज़रूर लगाएंगे। नहीं जी, इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मूव करते हैं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.5 की तरफ। तो 1.5 इसमें लिखा हुआ है द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद the help of a vernier caliper of least count 0.01 centimeter are 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो काफ़ी चीज़ें उसने एक ही लाइन में कह दी हैं। तो पहली वो बात ये कर रहा है कि हमने एक सिलेंडर का डायामीटर और लेंथ मेजर की है। तो डायामीटर बेसिकली क्या होता है, ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से गुजरी हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायामीटर, और ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये तो डायमीटर और लेंथ को आपने कैलकुलेट कर लिया वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो जो चीज़ें दी हैं वो मैं लिख लेता हूँ। पहली चीज़ उसने कहा था कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। उसके बाद उन्होंने हमें इसकी लेंथ और हाइट, लेंथ और डायमीटर दिया हुआ वो भी लिख लेते हैं।
तो जो डायामीटर है वो है 1.22 सेंटीमीटर। देखें पहले उन्होंने डायामीटर की बात की थी तो पहली रीडिंग भी किसकी होगी, डायामीटर की होगी। बाद में लेंथ की बात की थी तो बाद वाली रीडिंग लेंथ की होगी। तो ये मेरे पास लेंथ आ गई 5.35 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हमने देख ली। अब आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट, कि पहली चीज तो आपने करना है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट, और उसके बाद वॉल्यूम के रीडिंग के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। अब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत। मिसाल के तौर पर जैसे आपने डायमीटर कैलकुलेट किया ना, अब इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा या कम हो सकती है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि आपके वॉल्यूम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, तो वो भी करेंगे। पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इन चीज़ों को लिख लेते हैं। फाइंड मुझे करना वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी। सबसे पहले आएंगे अपने वॉल्यूम की तरफ। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूले के बारे में बता दूं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखें एक सर्कल होता है ना, जैसे इसके नीचे बॉटम में क्या है, एक सर्कल है कंप्लीट। अब सर्कल का वॉल्यूम कैसे आता है, बल्कि वॉल्यूम नहीं, सर्कल का एरिया देखें कैसे आता है। आपने बचपन में ये चीज पढ़ी है, सर्कल का एरिया कैसे आता है, पाई आर स्क्वायर से आता है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे आता है, वॉल्यूम का तरीकेकार ये होता है कि आप एरिया को मल्टीप्लाई करवा दो लेंथ के साथ। अब इसका जो एरिया है वो तो पाई आर स्क्वायर है, नीचे वाले सर्कल का वो हो गया पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई लेंथ क्या है सिलेंडर की, ये वाली लेंथ है। लेंथ को अभी हम क्या कह देते हैं, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं या एल से कर दें, चले एल आ गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे आपको उन्होंने आर की वैल्यू तो दी नहीं हुई, रेडियस तो दिया नहीं हुआ, क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। ये देखिए डायामीटर दिया हुआ है। अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर बेसिकली वो लाइन होती है जो सेंटर से गुजर जाती है इसके। एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि जो आपका रेडियस है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, डायमीटर के हाफ के बराबर होता है, d/2 के। तो मैं अगर r की जगह ये d/2 लिख दूं तो r एज इट इज रहेगा, ये पाई एज इट इज रहेगा, r की जगह पे आ जाएगा d/2, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय l। अब बस इसको सोल्व कर लें, पाई तो पाई ही रहेगा, d का स्केयर हो जाएगा d स्केयर, नीचे 2 था, 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और साथ में एल था तो एल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपने वॉल्यूम का क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया, और इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम यहाँ पर। वैल्यू सारी मौजूद है, डायमीटर का भी पता, हमें लेंथ का भी पता, और बाकी चीजें तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो हम पुट कर लेते हैं। तो अपना फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम बराबर है पाई डी स्केयर एल डिवाइडेड बाय 4 के। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1416। डायामीटर उन्होंने हमें दिया हुआ है 1.22, तो डायामीटर की जगह पे 1.22 आ जाएगा, ऊपर स्केयर भी आएगा। लेंथ हमें दी हुई है 5.35, 5.35 डिवाइडेड बाय 4, 4 पे डिवाइड कर दिया। अब आप कैलकुलेटर पे इसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को सोल्व करें और जो भी आंसर आएगा उसे 4 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसे 1.22 का स्क्वायर लें, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आएगा 4 से डिवाइड कर दें, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 6.25 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब यहाँ पे ये है कि सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, हम सेंटी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गिवन वैल्यूज भी सेंटी में थी। हमने इसको मीटर में इसलिए नहीं बदला क्योंकि आपका आंसर भी पहली बात है सेंटीमीटर में है और लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में ही है, तो इसलिए सारी वैल्यूज ही सेंटीमीटर में ही रहने दें। अच्छा जी, अब मसला ये है कि ये जो वॉल्यूम आया है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत रीडिंग प्लस माइनस हो सकती है। अब वो जो अनसर्टेनिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने से पहले इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो जो वैल्यू यूज हो रही थी हमें उनकी अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। पहले हमें डी की निकालनी पड़ेगी, फिर हमें एल की निकालनी पड़ेगी। जब इनकी अनसर्टेनिटी का पता चलेगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में यही दो वैल्यूज यूज हो रही है ना, पाई और आर, पाई और 4, ये दो तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, ये तो चेंज नहीं होगी, 4 4 ही रहेगा, पाई पाई रहेगा। डी और एल को मैयर किया था तो इनकी मैयरमेंट में कुछ हमारी कमी पेशी हो सकती है। तो पहले हम इन दोनों की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, जब इनका पता चल जाएगा फिर हम पूरे वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकाल पाएंगे। तो काम स्टार्ट करते हैं।
तो हमने हेडिंग दे दी अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन की। अब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, वन बाय वन करनी है। अब जैसे मैंने बताया पहले डी की कर लेंगे, फिर एल की कर लेंगे। अब उसके लिए ये है कि पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। देखिए बेसिकली आपका जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने अपने वर्नियर कैलिपर की मदद से डायामीटर फाइंड किया ना, अब हमारे डायामीटर में जो मैक्सिमम भी कोई कमी बेशी आ सकती है वो कितनी आ सकती है, जितना इसका लीस्ट काउंट है। जितना लीस्ट काउंट है, जितनी कम से कम ये मेजरमेंट कर सकता है, उतने ही आपकी टोटल मेजरमेंट में कमी पेशी हो सकती है, उतनी ही अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो लिहाजा ये जो मैक्सिमम आपका मतलब चेंज आ सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, जो कि लीस्ट काउंट के बराबर होती है, और वो कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। अब आप इनकी परसेंटेज निकालने के, परसेंटेज में कितनी इनकी अनसर्टेनिटी होगी, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर है एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं और वन बाय वन करके हम डी की भी और एल की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी करेंगे कैलकुलेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी। तो पहले मैं डायामीटर के अंदर कैलकुलेट करूंगा कितनी अनसर्टेनिटी है। फॉर्मूला आपके पास ये है, ऊपर मुझे क्या लिखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखनी है। तो डायामीटर की मुझे अगर अनसर्टेनिटी निकालनी है तो पहले मुझे इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखनी पड़ेगी, वो है 0.01। ठीक है, वो आ गई, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब डायामीटर की मैंने क्या वैल्यू मेजर की थी, वो है 1.22, ये मैं दी हुई है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1.22, और मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ। आप इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.8%। ठीक है, मतलब 0.8% का मतलब क्या होगा कि आपकी रीडिंग में इतना एरर हो सकता है, 0.8% जितना कमी पेशी हो सकती है। तो ये तो मैंने डी की निकाली है। अब हम एल की भी इसी तरीके से अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास ये है, बेसिक फॉर्मूला। ऊपर आपने लिखनी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और नीचे मेजर वैल्यू, जिसकी भी निकालनी है। तो एल की निकालनी है, सबसे पहले ऊपर आएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये भी वर्नियर कैलिपर से एल को मेजर किया और उसका लीस्ट काउंट था 0.1, और लीस्ट काउंट ही बेसिकली क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। अच्छा, एल की जो मेजर वैल्यू है वो हमारे पास 5.35 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.18%। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एल और डी में कितनी अनसर्टेनिटी है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पूरे वॉल्यूम की भी अनसर्टेनिटी निकाल पाएंगे। अब उसका तरीका अब आपने समझना है, वो काफ़ी समझने वाली बात है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने हेडिंग दे दी फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर अब हम निकालने लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए। वॉल्यूम के फॉर्मूले में दो वैल्यूज है, डी और एल। दोनों की अनसर्टेनिटी हमारे पास आ चुकी है। जब भी आपने वॉल्यूम की या कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि उसके अंदर जो उनसी वैल्यूज दी हुई है ना, आप उनकी अनसर्टेनिटी को जमा कर दें तो आपके पास वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जैसे कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में डी और एल दो वैल्यूज दी हुई थी ना, तो आप इन दोनों के अनसर्टेनिटी को जमा कर दें तो आपके पास किसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वॉल्यूम की आ जाएगी। लेकिन इसमें एक और बात का ख्याल रखना है कि अगर उन वैल्यूज में से किसी के ऊपर पावर है तो उसका क्या करना है, उसका ये करना है कि आपने फिर उस वैल्यू की अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब मैं ये करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे डी की मतलब डायमीटर की अनसर्टेनिटी और जो लेंथ है उन दोनों की अनसर्टेनिटी को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो मेरे पास किसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वॉल्यूम की आ जाएगी। लेकिन आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि डी के ऊपर स्केयर था। जब डी के ऊपर स्केयर होता है तो फिर आप क्या करते हैं, डी की अनसर्टेनिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। मतलब जो पावर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवाना होता है। क्लियर, ये तरीकेकार होता है अनसर्टेनिटी निकालने का। फिर से सुन लें, अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, जैसे डी और एल क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों की अनसर्टेनिटी को जमा कर देते हैं। और अगर किसी के ऊपर पावर मौजूद हो तो उस पावर को भी अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक बात बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी अनसर्टेनिटी को ऐड कर लेते हैं।
अगर डिवाइड हो रही हो तब भी ऐड ही करते हैं, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो रही होती तब भी हम इनकी अनसर्टेनिटी को ऐड ही करते। और अगर ये प्लस या माइनस हो रही होती तब हम क्या करते, तब भी हम प्लस कर लेते अगर प्लस हो रही है, माइनस होती तो माइनस कर लेते। लेकिन फर्क ये है कि जब प्लस माइनस हो रही हो ना वैल्यूज, तो उनकी अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस करते हैं, लेकिन परसेंटेज वाली अनसर्टेनिटी नहीं लेते, फ्रैक्शनल लेते हैं। फ्रैक्शन बड़ा सिंपल है, बस 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो वो जो आंसर आता है वो फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। वैसे तो ये टॉपिक में भी हमने ये बात की हुई थी, लेकिन आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। चलें अब इसके अंदर सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख लेते हैं। तो 2 डी के हमारे पास आई थी 0.8, तो यहाँ पर भी आएगा 0.8 प्लस एल हमारे पास था 0.18, 0.18 आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज में है, साथ में चाहे आप परसेंटेज भी लिख दें। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और जो भी आंसर आएगा उसके अंदर आप 0.18 को जमा कर दें, तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1.78, 1.78%। तो इतनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर मौजूद है, वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। अब ये परसेंटेज में है ना, आप इसकी बाकायदा वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिंपल क्या कर दें, आप इसे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। वॉल्यूम की जो वैल्यू है, वॉल्यूम हमारा क्या निकला था, वो था 6.25, तो आप इसे मल्टीप्लाई करवा दें 6.25 को 1.78 परसेंटेज के साथ, ठीक है। अब परसेंटेज खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 पे डिवाइड भी करते हैं। तो अच्छा, इसे हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी नहीं कहेंगे, ये हमारे पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.1, 0.1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, वो 0.1 की है। तो फाइनल आंसर क्या होगा फिर आपका, वॉल्यूम हमारे पास आया था 6.25, वॉल्यूम आया था हमारे पास 6.25। अब इस रीडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, मतलब थोड़े हमें रीडिंग के अंदर थोड़ी कमी पेशी हो सकती है, तो वो कितनी हो सकती है, वो 0.1 की हो सकती है, ठीक है। साथ में आप यूनिट भी लिखेंगे, जैसे वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास यहाँ पे मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तरीके से आप अपना वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे विद अनसर्टेनिटी के साथ। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे ये सारा हमने कैसे किया। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो आपने इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक आपका ये 5वां न्यूमेरिकल था। इसके बाद मूव करते हैं इसके 6 वाले न्यूमेरिकल की तरफ। तो 1.6 है आपके सामने, इसमें वो कहता है शो डैट द एक्सप्रेशन, की ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक है। वेयर जिस जो कि इसके अंदर वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, ए इज द एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एफ इज द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, एस का डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट हो रहा है और उसको कवर करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे वी एफ कहेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं, वो हमने लिख ली। अब यहाँ पर इक्वेशन के अंदर 3 बेसिकली क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। v का मतलब वेलोसिटी, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, है तो वेलोसिटी ना। तो एक वेलोसिटी यूज हो रही है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस। तो पहले वन बाय वन सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम वेलोसिटी की डायमेंशन की। देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन या किसी की भी डायमेंशन अगर आपको लिखनी है तो यूनिट आपको आना चाहिए उसका। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यहीं से आप उसकी डायमेंशन याद रख सकते हैं कि देखें यहाँ पे मीटर है ना, मीटर का मतलब होता है लंबाई, ठीक है। मीटर बेसिकली डिस्टेंस के लिए यूज होता है ना, डिस्टेंस और लंबाई एक ही बात है। तो इसके यूनिट, इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल होती है डिस्टेंस की। अब एस जो है वो टाइम का यूनिट है, और टाइम की जो डायमेंशन है वो टी है, टाइम को टी से लिखा जाता है डायमेंशन के अंदर। और उसके बाद एस के ऊपर -1 भी है, तो टी के ऊपर भी क्या आएगा, -1 आएगा। और डायमेंशन को इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ये लें जी, आपने वेलोसिटी की डायमेंशन लिख ली। इसके बाद है आपके पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का अगर यूनिट की बात की जाए तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस और लेंथ एक ही बात है, तो उनकी जो डायमेंशन है वो एल है। आगे एस मतलब टाइम, एस जो है वो टाइम का यूनिट है और टाइम की डायमेंशन टी से रिप्रेजेंट की जाती है। और उसके ऊपर पावर -2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी,
2 आ जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। लास्ट में आता है हमारे पास डिस्टेंस एस। एस आपको पता है एस का लंबाई या डिस्टेंस उसका यूनिट मीटर है और उसकी डायमेंशन एल है। ठीक है, लंबाई मतलब एल, एल से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने तीनों की डायमेंशन लिख ली। अब इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसको लिख लेते हैं वी एफ स्क्वायर माइनस फिर वी आई स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि ये वेलोसिटी है, फाइनल हो या इनिशियल हो, है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी वाली डायमेंशंस पुट कर देंगे। तो इसकी जगह भी वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ऊपर देखें स्केयर है तो स्केयर भी आप लगाएंगे यहाँ पर, माइनस फिर इनिशियल वेलोसिटी, उसकी भी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस वन। ऊपर स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा। अब ये आप ये देखें कि ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं। जब सेम क्वांटिटीज माइनस होती है तो उसका रिजल्ट भी आपके पास सेम ही रहता है। अब इसका लॉजिक देखें कि ये दोनों वेलोसिटीज आपस में माइनस हो रही है ना, तो जब ये माइनस होंगी कोई भी आंसर आए, आंसर तो बेसिकली वेलोसिटी का ही आएगा एट द एंड। और अगर आंसर वेलोसिटी का ही आएगा तो इनकी डायमेंशंस भी फिर वेलोसिटी वाली ही रहेगी। तो मतलब इनको माइनस करके भी हमारे पास यही वाली डायमेंशंस वापस आएंगी, क्योंकि इनको माइनस करके भी हमारे पास क्या आनी है, कोई ना कोई वेलोसिटी आने, चाहे वेलोसिटी का जवाब जीरो ही क्यों ना हो, आएगी तो वेलोसिटी ना। तो जब वेलोसिटी एट द एंड आ रही है तो उसकी डायमेंशंस ही हमारे पास एट द एंड बचेंगे। वेलोसिटी को माइनस करके टाइम तो आएगा नहीं, जो हम टाइम की डायमेंशन लिख दें, वेलोसिटी को माइनस करके वेलोसिटी ही आ रही है, तो लिहाजा इनको माइनस करके हमारे पास कौन सी डायमेंशन बचेंगे, यही वाली डायमेंशन वापस आ जाएगी, क्योंकि इनको माइनस करके वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी की डायमेंशन ही वापस आ जाएगी। इसी बात को हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन, कि दो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम होती है, आप उनको माइनस कर भी लें फिर भी आपके पास उसका जो जवाब है सेम वही डायमेंशन में आता है, इज आल्सो गिव दी सेम डायमेंशन। तो उनका जो डिफरेंस है वो भी आपको सेम वही डायमेंशन देता है जो उनकी पहले थी। तो इनको माइनस करके भी मेरे पास क्या आ जाएगा, यही बचेगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है, तो आप इसे दोनों के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये एल के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी के ऊपर तो पहले वन था ना, तो ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, टू वन टू। इस तरीके से आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब बारी है राइट हैंड साइड की, और वो ये थी 2as। तो अब अपनी राइट हैंड साइड पे हम लिख लेते हैं वो 2as के इक्वल है। हर एक की डायमेंशन पुट करते हैं, लेकिन इसमें आप देखें हम एक्सेलरेशन की और डिस्टेंस की डायमेंशन तो चले लिख लेते हैं, लेकिन टू की क्या डायमेंशन लिखे, टू की कोई डायमेंशन नहीं है। जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती, तो इसी बात को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दी फैक्टर टू इज डायमेंशनलेस, कांस्टेंट वैल्यूज की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब बाकी सबकी डायमेंशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन की लिखूंगा मैं, सिर्फ एक्सेलरेशन की थी हमारे पास ये एल टी माइनस टू, तो एक्सेलरेशन की जगह पे आ गया एल टी माइनस टू। एस, एस मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस की थी एल, तो यहाँ पे आ गया एल। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए एल से एल मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर वन है इसकी भी वन है, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर आ गया टू, और टी आपके पास एज इट इज रहेगा माइनस टू। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी और दोनों का जो आंसर है वो सेम आया, तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो हम लिहाजा ये बात कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिहाजा हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व होता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये था 1.6, इसके बाद मूव करते हैं 1.7 की तरफ। 1.7 इसमें भी आपको वही काम करना जो आपने 1.6 में किया था। वो कहते हैं शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। आपने ये बताना है कि ये जो आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंट है। तो ठीक है, करते हैं काम स्टार्ट। तो पहले है तो हम अपनी इक्वेशन के अंदर जो जो सी भी क्वांटिटीज यूज हो रही है उन सब की डायमेंशंस लिख लेते हैं, एनर्जी की, मास की, और सी का मतलब
आपको पता रोशनी की स्पीड होता है, तो उन सब की हम डायमेंशन लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास मेरी इक्वेशन आ गई। सबसे पहले हम एनर्जी की डायमेंशन लिखते हैं। तो मैंने आपको कहा था डायमेंशन के लिए यूनिट पता हो तो काफ़ी है। अगर बात की जाए एनर्जी के यूनिट की, तो एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास जूल। और अगर मजीद देखें जूल किसके बराबर है, वो है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसको भी मजीद अगर आप सोल्व करें ना, तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और ये जो पहले वाला मीटर था वो एज इट इज। अब मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनल जो आपका बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनेगा वो यूं बनेगा, किलोग्राम एज इट इज, मीटर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर एज इट इज। तो एनर्जी का बेसिकली सिंपलेस्ट जो सबसे बेसिक यूनिट है वो ये है। अब यहाँ से हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि पहले किलोग्राम है, किलोग्राम का जो डायमेंशन है, किलोग्राम बेसिकली मैस का यूनिट है और मैस की डायमेंशन एम है। आगे मीटर है, मीटर किसकी डायमेंशन है, लेंथ की। ठीक है, मीटर बेसिकली यूनिट है लेंथ का और लेंथ की डायमेंशन एल है। और इसके ऊपर स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड, सेकंड टाइम का यूनिट है और टाइम की डायमेंशन टी है। ऊपर -2 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा -2। देन आप स्केयर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये डायमेंशन होगी आपके पास एनर्जी की। ये हो गया। अब अगली चीज जो मैस है, मैस की डायमेंशन एम होती है तो इस यहाँ पे एम आ जाएगा। आगे चलते हैं स्पीड। स्पीड की जो डायमेंशन है, देखिए स्पीड का अगर यूनिट की बात की जाए ना, तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन ना ले, मीटर लेंथ का यूनिट है तो लेंथ की डायमेंशन एल होती है। सेकंड टाइम का यूनिट है और टाइम की डायमेंशन टी होती है। ऊपर -1 है तो यहाँ पर भी आएगा -1। इस तरीके से आपने सबकी डायमेंशन लिख ली। अब बारी है इन सब डायमेंशन को अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करने की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन 1। आप इसे 1 का नाम दे दें इस तरीके से। तो अब ये बात बिल्कुल ठीक होगी, पुट इन 1, 1 में पुट करने से। पुट करते हैं अब इसमें ई की जगह पर, तो ये वाली डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर और टी -2 ब्रैकेट इज इक्वल टू, यहाँ पे एम की जगह पर डायमेंशन एम की आ जाएगी। एम मतलब मैस है ना, मैस की डायमेंशन एम होती है। उसके बाद आगे क्या है, सी स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन ये है तो ये आ जाएगी एल टी -1। और सी के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। फर्दर आप देख लें एम भी एज इट इज रहेगा। इनका जो स्केयर है ये दोनों के ऊपर है तो आप दोनों के ऊपर अलग अलग कर लें। एल का स्केयर अलग हो जाएगा और टी का स्केयर अलग हो जाएगा, लेकिन टी के ऊपर -1 है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। अब ये जो एम है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हो सिंपल एक ही दफा, एम एल स्केयर एंड देन टी -2। इस तरीके से आप इनकी डायमेंशन लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही डायमेंशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो कि इसकी राइट हैंड साइड में आई। तो सेम डायमेंशन होगी, लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, राइट साइड की इक्वल होगी। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1.8 इसमें वो कहता है ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो टाइम पीरियड होता है इसका सिंपल पेंडुलम का वो इस तरीके से होता है 2π√L/G। ये बेसिकली फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, लेकिन किसकी मदद से करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से करेंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये सिंपल, ये कभी चेंज तो नहीं होगी, 2 रहेगा, पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी। तो इसकी जगह पे आप कांस्टेंट मतलब के भी लिख सकते हैं, सिंपल L/G। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसे। आपने ये फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव करना, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से करना है। सबसे पहली चीज वो आगे कहता है द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड, कि जो टाइम पीरियड है वो किन चीजों पे डिपेंड हो सकता है वो उन्होंने आपको बता दिया। पहली चीज लेंथ है, उसका मैस है, बोब का मैस जो पेंडुलम का होता है। आगे एंगल
विद एंगल विच द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल। तो एंगल पे भी डिपेंड कर सकता है आपका टाइम पीरियड, बेसिकली इस तरह होता है ना आपका पेंडुलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होता है ना, इस पे भी डिपेंड करता है आपका टाइम पीरियड। वो कह रहा है कि हो सकता है इस पे भी डिपेंड करता हो, ये तो जब हम निकालेंगे, वैसे तो फॉर्मूले से देख के समझ आ रही है कि इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसने आपको बता दे हो सकता हो कर रहा हो। अभी डायमेंशनल एनालिसिस में देखेंगे कि करता है कि नहीं करता। आगे वो कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, के जमीन का जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से भी इसका टाइम पीरियड इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये 5 किस्म की चीजें हैं, ये 4 किस्म की क्वांटिटीज दे दी हैं कि इन पे डिपेंड हो सकता है आपका टाइम पीरियड। अब इनको यूज करते हुए आपने इसका टाइम पीरियड का जो प्रॉपर फॉर्मूला वो आपने निकालना है। तो सबसे पहले चीज, आपने जब डायमेंशनल एनालिसिस करना होता है, आप पहले जितनी भी क्वांटिटीज दी हैं उनको लिख लेते। तो मैं कहता हूँ कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है इन चारों के। इन चारों में क्या क्या शामिल है? लेंथ है, मैस है, एंगल है और जी है, ठीक है। इन चारों पे डिपेंड हो सकता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है जब खत्म करेंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट को मैं के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज एल एम थीटा जी। आपने जब भी वैल्यूज लेनी होती है सिंपल वैल्यूज नहीं लिखते, ऊपर आप इनकी पावर्स भी कोई ना कोई फर्ज करते हैं। मान ले कि मैं एल की पावर है कोई ए, एम की पावर को बी कह देता हूँ, थीटा की पावर को मैं सी कह देता हूँ और जी की पावर को मैं डी कह देता हूँ। ये जरूरी होता है क्योंकि मे भी आप जब इसे सोल्व करें तो फिर पावर्स वाला फैक्टर मिस हो जाएगा अगर आप पावर नहीं लिखेंगे तो पावर्स भी आप साथ में ही फर्ज करेंगे। जिसकी पावर होगी वो रह जाएगी, जिसकी नहीं होगी वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको लाजमी लिखनी होती है। अब आगे चलते हैं। आगे अब हम इसके अंदर जोन सी क्वांटिटी मौजूद है सब की डायमेंशन लिखेंगे। जैसे कि इसमें टाइम मौजूद है, लेंथ है, मैस है, एंगल है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हम हर एक की डायमेंशन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डायमेंशन ऑफ एवरी क्वांटिटी। तो हर क्वांटिटी की डायमेंशन लिखते हैं। सबसे पहले तो ये टाइम है, टाइम की डायमेंशन होती है हमारे पास। टाइम की डायमेंशन टाइम ही होती है, मतलब टी से ही लिखा जाता है वैसे। आगे लेंथ है एल, लेंथ आपको पता है लेंथ की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल होती है, तो वो आ जाएगी। उसके बाद देखें तो मैस है मेरे पास, मैस की जो डायमेंशन है वो होती है हमारे पास कैपिटल एम, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। आगे आता है थीटा। थीटा बेसिकली आता कैसे, मैं आपको एक फॉर्मूले से बता दूं। आपने ये पढ़ा हुआ ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा अगर आप निकाल लें तो आर इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से ये अंदाजा लगा सकते हैं थीटा बेसिकली दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है। ऊपर लेंथ है नीचे आर है, तो दोनों लेंथ ना, रेडियस भी एक लेंथ है, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, ऊपर वाले लेंथ की डायमेंशन एल और नीचे वाले की भी डायमेंशन एल। और ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब वन बचेगा, ठीक है। और ये जो वन है मैं इसको इस तरीके से भी वन मैं यूं भी लिख सकता हूँ एल जीरो, मतलब थीटा की जो डायमेंशन है वो कुछ भी नहीं होगी, वन बचेगी, सिंपल। तो आप यूं कह लेंगे थीटा डायमेंशन लेस है, या यूं कह लेंगे थीटा की जो डायमेंशन है वो एल की पावर जीरो है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं ये बात चले यूं लिख देता हूँ कि थीटा की जो डायमेंशन है वो क्या है, एल की पावर जीरो, ठीक है। मैं फिर से बता दूं थीटा कैसे आता है, एल इज इक्वल टू आर, थीटा ऐसे होता है ना, तो थीटा कैसे आता है हमारे पास, थीटा इधर रहेगा, आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एल की जगह पे डायमेंशन एल आ जाएगी, रेडियस वो भी एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन भी एल आ जाएगी, ये एल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये आपस में सोल्व होंगे तो क्या बचेगा, एल की पावर जीरो बचेगी। तो लिहाजा थीटा की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, एल जीरो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी डायमेंशन क्या होती है। देखें एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से डायमेंशन निकाल ले, मैस, मैस की डायमेंशन एम, सॉरी ये मैस नहीं है, एम का मतलब है मीटर। मीटर जो है वो लंबाई को रिप्रेजेंट करता है और लंबाई की डायमेंशन एल होती है। एस जो है वो टाइम का यूनिट है और टाइम की डायमेंशन टी होती है। एस के ऊपर -2 है तो यहाँ पर भी -2 आएगा। इस तरीके से हमने हर एक वैल्यू की डायमेंशन लिख ली। अब इन सारी डायमेंशंस को हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे आप वन का नाम दे दें, मैं लिखता हूँ पुट इन वन, पुट इन वन।
वन के अंदर लिखते हैं इन सारी डायमेंशन को। तो टी तो टाइम था और टाइम की डायमेंशन भी टी ही होती है, कैपिटल टी, तो उसकी जगह आ गया कैपिटल टी। या यूं कह लें कि ये जो इक्वेशन वन है इसको पहले मैं नीचे एक बार लिख दूं और बाद में डायमेंशन लिखता हूँ। ऐसे ही है कि बार बार हमें ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। चलें अब लिखते हैं डायमेंशन। तो इस टी की जगह पे ये आ जाएगा। के तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इससे पहले वाले सवाल में भी बताया था कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। एल हमारे पास क्या है, ये है, ऊपर ए है तो इसकी पावर भी आएगी। मैथ की डायमेंशन कैपिटल एम है तो कैपिटल एम आ जाएगा। उसके बाद एम की पावर बी थी तो यहाँ पर भी बी आएगा। फिर सी थीटा, थीटा एल जीरो था तो यहाँ पे एल जीरो आ जाएगा। और जी की थी, अच्छा यहाँ पे जो थीटा की पावर सी थी वो भी हम बाहर लिखेंगे। जी की डायमेंशन थी एल टी -2, ये तो हमने लिख ली डायमेंशन। अब जी की जो पावर थी डी वो भी बाहर एज इट इज आ जाएगी। नहीं जी, डायमेंशन लिखनी है, आगे चलते हैं। के तो एज इट इज रहेगा, इसको भी फिलहाल आप ऐसे ही रहने दें, एम भी एज इट इज ही रहने दें। यहाँ देखें ये एल की पावर 0 1 होता है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए वो 1 हो जाता है। और 1 की पावर सी भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। वो अगले स्टेप में इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब ये जो डी है ना दोनों के ऊपर है, आप इसको सेपरेट कर दें। एल की पावर डी अलग हो जाएगी और टी की पावर भी डी अलग हो जाएगी, लेकिन डी के ऊपर -2 भी है ना, तो -2 और डी मल्टीप्लाई हो गया -2d हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे के तो एज इट इज, एल भी एज इट इज, फिलहाल एम को भी कुछ नहीं कर रहे हम। ये सारी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी ना, 1 की पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ता और 1 किसी से मल्टीप्लाई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको अब नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या बच गया, इनको सेपरेट कर दें। एल की पावर डी मैं अलग कर लेता हूँ और टी की पावर जो -2 है मैं उसको अलग कर लेता हूँ, -2d। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एल है और ये भी एल है, तो दोनों की जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा एक और चीज़, ये जो पावर्स हैं इनको आप ब्रैकेट के बाहर ही लिख लें, बल्कि पावर्स को ब्रैकेट के अंदर ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो इनकी भी पावर्स को आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें। यही मेन जो मेथड है वो यही है कि आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ऊपर भी ज़रा ठीक कर लें, ये पावर बाहर है, ये भी अंदर आ जाएगी, ये भी अंदर आ जाएगी। इनको भी ठीक करते हैं। पावर जो ब्रैकेट के बाहर है बेसिकली अंदर होनी चाहिए। इनकी फिलहाल चलें बाहर ही रहने दें, क्योंकि इनको अगले स्टेप में हम अंदर ले आते हैं। चलें इतना काफ़ी है। अब हमने क्या करना था, जैसे ये भी एल है ये भी एल है, तो इनकी पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं मैथ में कई बार कि जब बेस सेम होती है पावर जमा हो जाती है। तो एल एक बार लिखूंगा, दोनों की पावर जमा हो जाएगी, तो ए प्लस डी हो जाएगा। बाकी एम भी एज इट इज रहेगा और टी भी मेरे पास एज इट इज रहेगा -2d। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टी लिखा हुआ ना, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि m की पावर 0, क्योंकि 0 किसी की भी पावर हो ना वो क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 कहीं पे भी लिख दे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक और डायमेंशन को लिखता हूँ जो कि मेरे पास है एल। एल की भी पावर में 0 लेके लिख देता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो डायमेंशंस भी आपस में कंपेयर हो पाएंगी। टाइम को टाइम से कर देंगे, मैथ को मैथ से कंपेयर कर पाएंगे और एल को एल के साथ हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की 0 पावर है, तो मेरी जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल वही रहेगी जो ओरिजिनल थी। अब इनको कंपेयर करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों को कंपेयर करने से। तो एल की पावर एल के साथ कंपेयर होगी तो इसकी पावर यहाँ पे 0 है और वहां पे क्या है a प्लस डी, ये हो गया। m से कंपेयर होगा तो m की पावर यहाँ पे 0 है, तो और वहां पे क्या है b है, तो ये b 0 के इक्वल आ गया। t से कंपेयर होगा, t की यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी ना, तो यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था -2d।
अब यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लें। ये तो चलें b इज इक्वल टू 0 आ गया, 1 एज इट इज, ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस भी साथ में आएगा, ये माइनस यहाँ लिख लें या ऊपर भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया d। अब इसी d की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू a एज इट इज, d की जगह पे आ जाएगा -1/2, -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1/2। तो इस तरीके से आपके पास देखिए a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और d की भी आ गई। बेसिकली ये हमारे पास क्या थी, पावर्स थी, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन में हमने a b c d वैल्यूज फर्ज की थी ना, ये उनकी बेसिकली पावर्स हैं। अब यहाँ पे ये सारी पावर्स हम लिखेंगे। चलें जी करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 के पहली वाली इक्वेशन के मुताबिक t किसके इक्वल था, कांस्टेंट के, उसके बाद क्या था, कांस्टेंट के एल एम थीटा और जी, एल एम थीटा और जी के इक्वल था। इनके ऊपर पावर भी थी ए बी सी और डी। ये सारी वैल्यूज जो पावर्स हमने निकाली हैं वो इसके अंदर पुट करते हैं। उसके लिए थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए, तो इसको थोड़ा सा साइड पे करके जगह बना लेते हैं हम। यहाँ पे मैं बाकी काम कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही काम रह गया। तो t इज इक्वल टू के एज इट इज रहेगा, l की पावर क्या होगी, देखें l की कोई पावर हमारे पास आई है, नहीं आई ना, तो मतलब a क्या होगा, फिर 0 होगा। क्लियर, बल्कि अगर आप देखें a की पावर हमारे पास थी 1/2, तो यहाँ पे l की जगह पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। आगे था m की पावर थी b, तो m एज इट इज रहेगा, और b चूंकि इसकी पावर थी और b किसकी इक्वल आया 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और आगे थीटा था, तो थीटा की पावर है c। देखिए c की कोई वैल्यू नहीं निकली ना हमारे पास, तो c भी बेसिकली फिर क्या होगा, 0 के ही इक्वल होगा। ओके, और आप वैसे यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे, यहीं से ही मैं अगर यूं कर दूं, यहाँ से मैं अगर इसको ना भी ख़त्म करता, तब भी क्या होना था कि थीटा की वैल्यू 0 ही आनी थी, क्योंकि थीटा जो है वो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो है, L/R। ठीक है, तो जब सेम क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं तो फिर आपके पास कहीं कुछ भी नहीं बचता, 1 बचता है। तो आप थीटा की पावर फिर सी की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद आपके पास क्या था फॉर्मूले में, थीटा के बाद जी था, तो जी की पावर क्या थी, डी थी, जी की पावर डी थी, और डी हमारे पास क्या है, -1/2, -1/2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जिनकी तो पावर 0 है वो तो हो गया ना ख़त्म, क्योंकि पावर 0 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास फिर फाइनली क्या बचा, के बचा, एल की पावर 1/2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, जी की पावर माइनस के 1/2। अब ये जो जी है इसकी पावर है माइनस में, तो मैं क्या इसे अगर नीचे ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगी, के एज इट इज़, एल की पावर 1/2, ये ऊपर माइनस में नीचे जाएगी फ्रैक्शन के नीचे, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी 1/2। अब दोनों की पावर 1/2 है ना, तो आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, दोनों की पावर एल जी, एक ही दफ़ा में क्या लिख दे, 1/2 लिख दे, और 1/2 को आप अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू के L/G, ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। यहाँ पे k का मतलब क्या था, कांस्टेंट। आप k लिख लें चाहे कांस्टेंट के पूरे स्पेलिंग लिख लें, आपकी मर्जी है। तो अगर आप बुक जैसा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पूरे कांस्टेंट के स्पेलिंग लिख लें, कांस्टेंट, तब भी ठीक है। तो फाइनली देखें आपका जो लास्ट न्यूमेरिकल था वो भी सोल्व हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जितनी भी क्वांटिटीज दी हैं उसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिख लेंगे और सबके ऊपर कोई ना कोई पावर भी अज्यूम कर लेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करने के लिए आप लगाएंगे कांस्टेंट के, फिर हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे, तो वो हमने लिख ली। जब आप डायमेंशन लिखते हैं ना तब आपको मतलब के लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ डायमेंशन लिखें, के की तो कोई डायमेंशन है ही नहीं है, तो के लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही है कि आप ना लिखें। तो के नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हमने लिख दिया था। खैर सबकी डायमेंशन लिख दी, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जब दोनों साइडें कंपेयर की तो हमारे पास ये चीज़ बची। अब इन सब को फिर ये जो सारी पावर्स आई थी इसे हमने अपने इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। तो हर एक की हमने पावर को पुट किया,
m की पावर 0 आ गई, थीटा की भी 0 आ गई, तो ये तो 1 हो के ख़त्म हो गए, बाकी ये बचा माइनस था, नीचे जाके प्लस हो गया, पावर को एक दफ़ा लिख लिया और 1/2 की जगह पे अंडर रूट आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक आखिरी बात आपको इसमें बता दूं कि जैसे कि मैंने के लिखा था, आप यहाँ पर के की जगह कांस्टेंट पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अगर आप के लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो चलें हम यहाँ पे कांस्टेंट के पूरे स्पेलिंग लिख लेते हैं, ताकि आपका मतलब बुक टू बुक हो जाए। कांस्टेंट, लें जी, ये हो गया। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज चलता रहेगा काम। ठीक है, नहीं जी, ये सारा हो गया। यहाँ पर भी आप पूरे कांस्टेंट के स्पेलिंग लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फ़र्क तो नहीं पड़ता, बस ये है कि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बुक में कांस्टेंट लिखा हुआ है और हमने के लिख दिया। नहीं जी, अगर आप यहाँ पे के लिख के नीचे बता देंगे कि क्या है, कांस्टेंट है, तब भी बात बन जाएगी। इस तरीके से आपका ये सारा चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा। इसी के साथ चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।